सिर्फ 5 डेकेड्स लगे हैं चाइना को एक गरीब देश से एक ग्लोबल सुपर पावर बनने में। जब 1970s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे चाइना में, उस समय कोई गेस भी नहीं कर सकता था कि चाइना इतनी तेजी से एक ग्लोबल सुपर पावर बन जाएगा। और जिस स्पीड से चाइना ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, वो स्पीड आज तक दुनिया ने पहले कभी किसी और देश के साथ नहीं देखा है। लेकिन आज चाइना मेजर इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसके आने वाली ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रियल एस्टेट डेट क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, यूथ कम्युनिटी रिवोल्ट है और इकोनॉमिक स्लोडाउन है जो कि ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। और ये सारी चीज़ें मिलके चाइना पे इम्पैक्ट डालने वाली हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इन सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं, दैट इज द रियल एस्टेट बबल। इन सब की शुरुआत होती है 1979 में, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे चाइना ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था और अपने आप को पूरी दुनिया के सामने वो खोल रहा था। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, नए बिजनेसेस आ रहे थे, नई फैक्ट्री सेटअप हो रहे थे और लोग माइग्रेट करना शुरू कर रहे थे रूरल एरिया से बिग सिटीज में अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी वजह से सिर्फ 4 डेकेड्स लगे चाइना को और आज चाइना की 2/3 पॉपुलेशन मेजर सिटीज में रहती है। एंड दैट बिकेम द फर्स्ट रीजन व्हाई द डिमांड रोज फॉर द अपार्टमेंट्स और हाउसिंग के सेल्स बढ़ने शुरू हुए। सिर्फ चाइना में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में एक अपार्टमेंट, एक हाउस, एक घर को ओन करना आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। और यहाँ पे रोल आता है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का। जब वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी चाइना में, तो वो लाया गया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वहीं पे चाइना जनरली एक मेल चाइल्ड को प्रेफर करते थे ओवर अ फीमेल चाइल्ड। और आज उसकी वजह से चाइना में 35 मिलियन ज़्यादा मेन हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन। नाउ इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, बट व्हाट अ वुमन सीक फ्रॉम अ मैन इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और यहाँ पे आदमियों के बीच में कंपटीशन होना शुरू हुआ फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये बनता है द अनदर रीजन कि हाउसिंग मार्केट के प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे। और एक समय ऐसा आया जब एक घर को खरीदने के लिए पूरे परिवार को साथ में जुटना पड़ता था और वो लोग मिलके घर खरीदना शुरू करते थे। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी चाइना में बहुत नीचे आ गई थी और एक एवरेज अर्नर को चाइना में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए 50 साल तक लग सकते थे। ये एक प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को टैकल करना था गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना नया टैक्टिक लगाया और उन्होंने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनीज को इजी लोन देना शुरू किया और इंडिविजुअल और बायर्स जो कि अपार्टमेंट खरीदना चाहते थे, उनके लिए लेंडिंग स्टैंडर्ड्स को ईज किया। अब उम्मीद तो ये की जा रही थी कि इसकी वजह से चीजें और ज्यादा स्मूथ जाएंगी, बट इट बैकफायर्ड और चाइना का रियल एस्टेट मार्केट आसमान को छूने लगे। अब चूंकि लोन मिलना आसान था, इस चक्कर में बहुत सी डेवलपमेंट कंपनीज ने इसका पूरा फायदा उठाया और अपने आप को दबा के एक्सपैंड किया। उन्होंने दबा के नोट छापे, सॉकर टीम बिल्ड की, थीम पार्क बिल्ड किए जो कि आज अबैंडन हो चुका है। और 2020 आते तक चाइना की कमर्शियल हाउसिंग मार्केट $2.7 ट्रिलियन की। और अगर आज मैं चाइना की बात करूं तो चाइना में 70% ऑफ जनरल पॉपुलेशन अपना वेल्थ रियल एस्टेट में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन ये चाइना का हाउसिंग मार्केट एक बबल बनता जा रहा है और अगर ये बर्स्ट होगा तो एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट क्रैश देखने को मिलेगा और ये मार्केट क्रैश पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इन डेवलपमेंट कंपनीज ने कैसे फायदा उठाया गवर्नमेंट इजी डेट का और उससे ये बबल फॉर्म किया ना। कंपनीज जो थी वो लोग चीप डेट को फाइनेंस करती थी गवर्नमेंट लोन के थ्रू और फॉरेन डेट की वजह से। फॉरेन डेट भी बहुत ही इजी था और बहुत ही चीप था मिलना, क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी थी और पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्ट करना चाह रही थी। सो फॉरेन डेट भी काफी ज्यादा चीप थे। डेवलपर्स के पास दोनों ऑप्शंस थे और वहां पे डेवलपर्स ने एक और नया ऑप्शन लेके आया, दैट वाज प्री सेल्स ऑप्शन, जो कि पूरे देश भर में एक नॉर्म बन गया। प्री सेल्स ऑप्शन में बायर्स अपने घर के लिए पेमेंट करना शुरू करते थे कंस्ट्रक्शन से पहले तक, ओवर प्रॉमिस कि जब 2-3 साल बाद ये पूरा बिल्डिंग बन के खत्म होगा तो उन्हें वहां पे एक घर मिलेगा। अब ये डेवलपर्स इस प्री सेल्स अमाउंट को बायर्स से कलेक्ट करते और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले वो दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते और उस दूसरे प्रोजेक्ट को वो लोग नए बायर्स से नया प्री सेल्स अमाउंट को इकट्ठा करते और वो लोग थर्ड प्रोजेक्ट पे चले जाते। इस तरीके से ये एस्केलेट करना शुरू हुआ और जल्द ही ये पूरा का पूरा पॉन्जी स्कीम बन गया। अब हर पॉन्जी स्कीम
तब तक काम करता है जब तक कि उसमें नए लोग, नए बायर्स नहीं आते हैं। और बाकी पॉन्जी स्कीम्स की तरह ये भी वहां पे टूटना शुरू हुआ जब नए बायर्स आने कम शुरू हुए। तो वहां पे जाके सिनेरियो कुछ ऐसा बना कि बहुत से प्रोजेक्ट्स पहले के पड़े हुए थे जिन्हें कंप्लीट करना बाकी था। उन अपार्टमेंट को बेच के उन लोगों ने प्री सेल्स अमाउंट को कलेक्ट कर लिया था और उसको यूज किया था उन्होंने नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, और नए प्रोजेक्ट को बेचने के लिए नए बायर्स अब आ नहीं रहे थे। इस सिचुएशन में उन्हें पुराने प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट करना था, और इस सिचुएशन में डेवलपर्स को और ज्यादा रिलाय होना पड़ा बैंक डेट और फॉरेन डेट के ऊपर। ये सिचुएशन अथॉरिटी के सामने आती है अगस्त 2020 में, और गवर्नमेंट यहाँ पे 3 लाइन पॉलिसी लेके आता है जिसमें कि हर कंपनी को इन 3 गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, और अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उन्हें लोन नहीं दिया जाएगा। बहुत सी फर्म्स जिसमें कि एक एवरग्रांड है, उन्होंने इन तीनों लाइंस को क्रॉस कर दिया और उन्हें अब और ज्यादा लोन नहीं मिल पा रहा था। नाउ दिस कंपनी वाज गेटिंग इनटू लिक्विडिटी इशू, क्योंकि इनके पास पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट है कंप्लीट करने के लिए, नए लोन उनको मिल नहीं रहे हैं कि वो लोग आगे एक्सपैंड कर सकें और अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। और ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है जब वो लोग लिक्विडिटी इशू में आते हैं और वो लोग अपने वेल्थ मैनेजर और इन्वेस्टर्स को भी पैसा नहीं दे पाते। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि लोगों का, एक आम जनता का 70% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट मार्केट में, और पूरा का पूरा रियल एस्टेट मार्केट डाउन जा रहा है। एवरग्रांड जैसे जैसे गिरना शुरू होता है, उसने 400 मिलियन बॉन्ड पेमेंट्स को डेफर किया था नवंबर 2021 तक आते आते। जनवरी 2020 में शिमायो ग्रुप ने $101 मिलियन का लोन डेफर किया। इन सारे की वजह से लोगों का भरोसा उठना शुरू हुआ चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट में, और आम जनता ने अपना मॉर्गेज पे करना बंद कर दिया। अगर इंडियन भाषा में मैं मॉर्गेज को कहूँ तो मैं EMI कह सकता हूँ। लोगों ने अपने EMI मंथली इंस्टॉलमेंट पे करने बंद कर दिए। इस चक्कर में डेवलपर्स को अपना कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और पूरी चाइना की 100 सिटीज में मॉर्गेज बॉयकॉट स्टार्ट होता है। और आज ये पूरे के पूरे लोन की अमाउंट 150 to 300 बिलियन US है। चाइनीज गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए हाउसिंग मार्केट में इंटरेस्ट रेट को कट डाउन कर रही है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बना हुआ है कि आगे चल के दोबारा से ये सिस्टम बैकफायर करेगा, और अगर ये बैकफायर करता है तो वापस से ये सिचुएशन दोबारा से क्रिएट होगी और ये पॉन्जी स्कीम दोबारा से एस्केलेट हो सकता है। वेल, फ्यूचर में क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, बट करेंटली दिस वाज द सिनेरियो ऑफ चाइना। If you like this video then hit the like button and share it with your friends. Discuss it with your friends. और देखो कि क्या प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम नहीं आई, वहाँ पे आप क्या कर सकते थे, अगर आप उनकी जगह होते तो फिर क्या चीज़ें सुधार में की जा सकती हैं। What is your opinion on that? अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, इस कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो, और अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। And in the end, as I always say, keep learning and keep growing.